तो मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली बढ़िया है ना। मैं लेकर आ चुका हूं आज आपके लिए एक और बहुत ही जबरदस्त और कमाल की स्टोरी। साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा देश विविधताओं वाला देश है। यहाँ पग पग पानी बदल जाता यही, और पग पग पर रीति रिवाज और परंपराएं बदलती रहती है। हमारे समाज में अलग अलग जगह अलग अलग तरह की रस्में निभाई जाती है और हर जगह की रस्में अलग अलग होती हैं। कुछ रस्में समय के साथ बदलती रहती है और ये सही भी है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम भी है। बदलते समय के साथ रीति रिवाजों में भी बदलाव आ ही जाता है। लेकिन वहीं आज भी ऐसी भी कुछ रस्में होती हैं जिसे ना बदलो तो अच्छा है, क्योंकि कुछ रस्में सिर्फ रीति रिवाज के लिए ही नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अब कुछ लोग परंपराओं को अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये उनकी पीढ़ियों से चली आ रही, सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं। अगर उनको नहीं माना गया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज मेरे साथ अभिजीत नाम के एक शख्स ने बहुत ही कमाल की स्टोरी शेयर की है। अभिजीत की ये घटना उसके खुद के दोस्त की है। पूरी घटना रियल हादसों पर इंस्पायर्ड है। हालांकि देखिए, यकीन करने वाले लोग यकीन करते हैं और जिन्हें यकीन नहीं करना होता, हम उनके लिए यही कहते हैं कि भाई जैसी आपकी मर्जी वैसा मानिए। तो ये घटना गुजरात के छोटा उदयपुर के 3 गांवों से जुड़ी हुई है, जहां पर शादी के अंदर एक बहुत ही हैरान करने वाले रस्म होती है। और जब पहली बार मैंने सुना तो मैं भी सुनकर हैरान रह गया कि भाई, जिस दूल्हे की शादी होती है वो खुद की शादी में शामिल ही नहीं हो सकता। लेकिन अभिजीत ने हमें बताया कि उनके दोस्त के चाचा जी काफी पढ़े लिखे थे, मॉडर्न जमाने के थे, तो उन्होंने इन सभी चीजों को ढकोसला बताया और कहा कि यह सब कुछ पाखंड और अंधविश्वास हैं, और उन्होंने इस रस्म को पूरी तरह से तोड़ दिया, पूरे नियम कायदों को तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो उनके घर में हुआ वो उन सब के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को अभिजीत के पर्सपेक्टिव से ही सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उम्मीद करता हूं सभी साथी अपना एक प्यार सा कमेंट जरूर छोड़ेंगे। नमस्कार साथियों, यहां पर मैं एक अजीब रस्म के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। दरअसल मेरा नाम अभिजीत है और ये बात लगभग 7-8 साल पहले की है। मैंने तब नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था, तो उस समय मेरा ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं था। मैं अपने घर से काफी दूर बेंगलोर में एक कंपनी में काम कर रहा था। जॉइंट फैमिली में पला बड़ा मैं जब यहाँ अकेले रहने लगा, तब मुझे काफी अकेलापन महसूस होने लगा था, जिस वजह से यहाँ का माहौल मुझे काफी तनावपूर्ण लगने लगा था। उस समय मेरे ही साथ काम करने वाले धर्मेश से मेरी बातचीत शुरू हुई। हम दोनों ही लगभग एक से ही थे। हम दोनों ही जॉइंट फैमिली में पले बड़े हुए थे, इसलिए जल्दी ही हमारी दोस्ती भी हो गई। इसी दौरान मैंने उसे बताया कि मैं लुधियाना से हूं, और उसने बताया कि वो गुजरात के छोटा उदयपुर के एक गांव सुरखेदा से है। उसने बताया कि उसका गांव आज भी अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ा हुआ है और कुछ प्राचीन मान्यताएं अब भी उसके गांव में मानी जाती हैं। ये सुनकर मुझे उसके गांव और उन प्राचीन मान्यताओं के बारे में जानने की और इच्छा हुई। तब उसने मुझे अपने बचपन की एक घटना बताई जो कि उस मान्यता से जुड़ी हुई थी। जब मेरा दोस्त 8-10 साल का था, तब उसके चाचा की शादी का माहौल बना हुआ था। रिश्ते की सारी बातें क्लियर करने के बाद कुछ ही समय में शादी होने वाली थी। सब लोग काफी खुश थे। यहाँ मेरे दोस्त के चाचा राजू, जो शहर से पढ़कर आए थे, वो वैसे तो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, लेकिन परिवार के आगे मजबूर थे। लेकिन जिस दिन उनकी बारात जानी थी, तब धर्मेश के चाचा को शेरवानी, पगड़ी वगैरह पहनाकर तैयार किया जा रहा था। लेकिन ठीक इसी समय उनकी छोटी बहन शीतल भी उनकी ही तरह तैयार की जाने लगी। थोड़ी देर बाद जब वे दोनों तैयार होकर आंगन में आई, तो सारी रस्में दोनों के ही साथ हुई और फिर शीतल बारात के साथ बाहर की ओर जाने लगी। लेकिन जैसे ही धर्मेश के चाचा ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, तो वहां हंगामा मच गया। सारे लोग उसके ऊपर भड़कने लगे। ये देखकर धर्मेश के चाचा ने कहा, अरे मेरी शादी है तो मैं बाहर नहीं जाऊं क्या? उनके पिता बोले, देखो बेटा, तुम्हें पता है ना कि हमारे यहाँ क्या परंपरा है। धर्मेश के चाचा राजू बोले,
देखिए पिताजी, ये सब दकियानूसी बातें हैं और मैं इन सब में नहीं मानता। इसलिए अपनी शादी में मैं ही जाकर शादी करूंगा, ना कि शीतल। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, तो यहां मैं आपको बता दूं कि गुजरात के छोटा उदयपुर के 3 सुरखेदा, सनादा और अंबल, ये 3 आदिवासी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। और इस गांव की एक अनोखी परंपरा है, और वो ये कि शादी वाले दिन दूल्हा सज धज कर अपनी मां के साथ घर पर रहता है और उसकी जगह उसकी कोई बहन तैयार होकर बारात लेकर जाती है और दुल्हन के साथ शादी कर उसे अपने भाई के लिए लेकर आती है। उसके बाद ही दूल्हा दुल्हन अपना दाम्पत्य जीवन जीते हैं। और ये परंपरा काफी समय से यूं ही चली आ रही है। ये परंपरा इसलिए मनाई जाती है कि क्योंकि इनके कुल देवता कुंवारे हैं और उनके सम्मान में ही गांव के लोग ये रस्म निभाते हैं। और ये परंपरा नहीं निभाने के परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। खैर, गांव के सभी लोगों ने राजू अंकल को काफी समझाया कि ये काफी समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ना सही नहीं होगा, इसलिए जिद ना करे। तब राजू अंकल बोले, अगर शादी करवानी है तो मैं खुद ही जाऊंगा, वरना रहने दो ये शादी। अब ये सुनकर उनके पिता को काफी गुस्सा आया, क्योंकि वो अब इस शादी से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि वो लड़की वालों को जुबान देकर आए थे। इसलिए थक हार कर वो राजू अंकल की जिद मान गए और उनको घोड़े पर सवार करवा दिया गया। ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा घबरा गए और उनमें से कई लोगों ने राजू अंकल की बारात में ही जाने से मना कर दिया। ये देखकर राजू अंकल के पिताजी को बुरा तो काफी लगा, लेकिन वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि रास्ते में उनके साथ क्या अनहोनी हो जाए। खैर, जहां बारात में पहले 200 से ऊपर लोग थे, अब ये संख्या घटकर मात्र 50 रह गई थी। और ये सारे भी कुछ खास रिश्तेदार ही थे, जो कि बारात को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, वरना लोग क्या कहते। खैर, जैसे तैसे काफी गर्मा गर्मी के बाद बारात रवाना हुई। सभी लोग खुशी में नाच गा रहे थे, लेकिन अंकल के पिता को तो अलग ही चिंता खाई जा रही थी। उन सभी लोगों ने गांव की सीमा को पार किया ही था कि तभी अचानक आसमान में काले बादल बनने लगे। ये देखकर सारे लोग घबरा गए और फिर अंकल के पिताजी बोले, बारिश आने वाली है और अभी हमें काफी दूर जाना है, इसलिए सब लोग किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण लो जल्दी। उनकी बात सुनकर बारात में मौजूद सारे लोग तितर बितर होकर अलग अलग पेड़ों के नीचे आ गए। कुछ ही देर में वहां जोरों की बारिश होने लगी। जब तक बात बारिश तक थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो यहां पर बिजली भी कड़कने लगी थी। धर्मेश भी उस समय जिद करके बारात में साथ आया था। बार बार बिजली कड़कने से वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। उसके पिता उसे जैसे तैसे शांत किए हुए थे। माहौल इतना खराब होता देखकर धर्मेश के दादाजी मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगे। वहीं दूसरी तरफ बारात में मौजूद राजू अंकल के एक चाचा ने कहा, देख रहा है ना राजू, अपनी जिद का नतीजा। अब भी वक्त है, छोड़ अपनी जिद और घर जा। ये सुनकर राजू अंकल भड़कते हुए बोले, अब ये तो प्रकृति का नियम है कि बारिश होगी ही, इसमें मेरी शादी को बीच में लाने का क्या मतलब। अगर मैं नहीं जाता तब भी तो बारिश होती ही ना। ये सुनकर वो बोले, अभी अक्टूबर का महीना है और ऐसे महीने में बारिश नहीं होती। अब इससे राजू अंकल को गुस्सा आया और वो बोले, अरे इतना अंधविश्वासी होना भी सही नहीं है। जो चीज होनी है वो तो होगी ही, इसके लिए आप लोग दोष दूसरों के मत्थे मढ़ देते हो। अब इससे आगे वो बोलते राजू अंकल के ताया बीच में बोले, अरे तुम रहने दो जयंत, ये नहीं मानने वाला। ये आजकल के बच्चे 2 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, हमें ही सिखाने लगते हैं। हमारे सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज इनको दकियानूसी लगते हैं। अरे ऐसा है तो मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल ना पढ़ाऊं। उनकी इस बात से सभी लोगों ने हामी भरी और फिर बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। लगभग 2-3 घंटे तक यूं ही बारिश होती रही और उसके बाद रुक गई और फिर बारात ने दोबारा चलना शुरू किया। अब तक शाम होने को आई थी और जिस गांव में बारात जानी थी वो भी अभी लगभग 1-2 घंटे की दूरी पर था। इसलिए वहां पहुंचते पहुंचते रात हो सकती थी और रात के समय बारात का जाना चोर लुटेरों को आमंत्रित कर सकता था। इसलिए सारे लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे।
सभी लोग तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन्हीं सब के दौरान लगभग आधा रास्ता पार हो गया कि तभी जिस रास्ते से बारात को जाना था वहां रास्ते के बीचों बीच एक मोटे से पेड़ का तना दिखाई दिया। अब बारात को उस पार जाने के लिए उस तने को साइड करना जरूरी था, इसलिए सब लोगों ने मिलकर जैसे तैसे वो तना उठाकर साइड किया और फिर आगे की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान राजू के चाचा दोबारा बोले, देख रहे हो ना बेटा कि तुम्हारे रास्ते में कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं। अभी भी वक्त है, हमारी बात मान लो और अपनी बहन को अपनी जगह ये शादी करने दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस पर राजू अंकल कुछ नहीं बोले क्योंकि वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। खैर, अब तक सूरज ढल चुका था और आसमान भी नारंगी से काला होता जा रहा था। सभी बाराती तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे थे ताकि जल्द से जल्द पहुंच जाए। लगभग कुछ देर बाद जब वो लोग उस गांव की सीमा के अंदर पहुंचे जहां बारात लेकर आनी थी, तो सब ने राहत की सांस ली। सब लोग नाचते गाते हुए गांव के अंदर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर सभी लोगों की नजर उनके ऊपर टिक गई थी। जैसे ही वो लोग लड़की वालों के घर बारात लेकर पहुंचे तो वे सारे हैरान रह गए। इतने में ही लड़की के पिताजी उठकर आए और बोले, आप लोगों ने इतनी देर कहां लगा दी? बारात आने का समय तो 3 घंटे पहले था ना? तब धर्मेश के दादाजी बोले, अरे समधी जी, हम निकले तो समय रहते ही थे, लेकिन रास्ते में ही जोरों की बारिश होने लगी जिसमें समय लग गया, और फिर रास्ते में आते वक्त हमारे रास्ते के बीचों बीच ही एक पेड़ का तना आ गया था जिसे हटाकर आने में भी समय लग गया। यह सुनकर लड़की के पिता चिंतित हो उठे और बोले, ये कुछ अच्छा शगुन नहीं लग रहा, ये शादी करना सही तो रहेगा ना? धर्मेश के दादाजी बोले, अरे समधी जी, चिंता मत कीजिए, सब सही होगा, आप बस आगे की रस्में करवाइए। उसके बाद लड़की वालों की ओर से जोरों शोरों से बारात का स्वागत किया गया और शादी के आगे की रस्म करवाई गई। शादी में दूल्हे को देखकर वह सारे लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनके गांव की क्या रस्म है। इस बारे में उन्होंने लड़के के पिता से बात की तो उन्होंने कहा, अब इसकी यही इच्छा है कि ये अपनी शादी में खुद आना चाहता है, तो हम क्या ही कह सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यहां लड़की वाले इस रस्म से भली भांति परिचित थे और इसके दुष्परिणाम भी जानते थे, इसलिए उनकी यह शादी करवाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी। लेकिन अब बारात आ चुकी थी और ऐसे में शादी तोड़ना सही नहीं था क्योंकि ऐसे में उनकी बेटी की ही बदनामी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने यह शादी होने दी। इस दौरान वे सारे भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी बेटी के साथ कुछ अहित न हो जाए। खैर, सारी रस्में और शादी होते होते सुबह हो गई और फिर अगले दिन सुबह 10-11 बजे के आसपास बारात दुल्हन को लेकर अपने गांव की ओर बढ़ने लगी। इस दौरान मेरा दोस्त धर्मेश अपनी नई चाची के साथ ही बैठा हुआ था। वो पूरे रास्ते उनसे बातें करता रहा। खैर, वो लोग गांव की सीमा में घुसे ही थे कि तभी दोबारा से जोरों की बारिश शुरू हो गई। लेकिन तब तक चूंकि वो लोग गांव की सीमा के अंदर आ चुके थे और वहां पर कुछ घर भी थे, तो उन सभी लोगों ने उन घरों के अंदर शरण ले ली जिससे वो लोग ज्यादा भीगे नहीं। इस दौरान धर्मेश के दादाजी मन ही मन भगवान का नाम ले रहे थे और साथ ही अपने कुल देवता से माफी भी मांग रहे थे। खैर, लगभग 1 घंटे के बाद बारिश रुक गई और फिर भी सारे लोग दोबारा से बारात लेकर घर की ओर बढ़ गए। घर की चौखट पर आते ही नई वधू का स्वागत किया गया। इस दौरान वे सारे ही लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे, जो कि नई दुल्हन ने भी नोटिस किया था, लेकिन उस समय ये पूछना उसे सही नहीं लगा। खैर, घर के अंदर आते ही दोनों को थोड़ा आराम करने देने के बाद आगे की रस्म करवाई गई। इस दौरान भी वहां काफी गड़बड़ हो रही थी। सामान अपने आप ही गिरे जा रहा था, जिससे घर के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है। खैर, जैसे तैसे वो दिन बीता और सबको लगा कि शायद अब ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अगली सुबह जब धर्मेश की दादी सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करने लगी, तो आरती के समय ही मंदिर का दिया शांत हो गया। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई क्योंकि ऐसा कभी उनके साथ नहीं हुआ था और उस समय हवा भी नहीं चल रही थी जिससे वो दिया शांत हो। खैर,
उन्होंने उस समय इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए दोबारा से दिया जलाया और फिर अपनी पूजा शुरू कर दी। लेकिन इस बार भी यही हुआ। अब ये देखकर वो दौड़ी दौड़ी मंदिर से बाहर गई और धर्मेश के दादाजी को इन सब के बारे में बताया। उस समय धर्मेश उनके साथ ही था और उसने अपने दादा दादी के चेहरे पर परेशानी भांप ली थी। दादी की सारी बात सुनकर दादाजी बोले, ये तो होना ही था। हमारे कुल देवता हमसे नाराज हैं क्योंकि हमारे बेटे ने सदियों से हमारे गांव में चली आ रही परंपरा को जो तोड़ा है। ये सुनकर उनकी दादी घबराते हुए बोली, तो अब क्या करेंगे जी, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। दादाजी बोले, चिंता मत करो, हम आज कल में ही घर पर एक हवन करवाकर इन सब के लिए माफी मांग लेंगे। हो सकता है कि हमारे कुल देवता हमें माफ कर दें। इस पर दादी कुछ नहीं बोली। उन्हें बस घर के सभी लोगों की चिंता सताने लगी थी। खैर, नई बहू आने से घर में तरह तरह की रस्में की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हवन भी किया जा रहा था। नई बहू भी ये सब देख रही थी, लेकिन अभी नई दुल्हन होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। यह सब देखकर शीतल ने उसके मन के भावों को भांप लिया था। इसलिए वह बोली, भाभी, आपकी शादी के समय कुछ और ही परंपरा निभाई जानी थी, लेकिन मोटा भाई की वजह से यह परंपरा तोड़नी पड़ी। इस वजह से शायद हमारे कुल देवता नाराज हैं। इसीलिए आज हमारे घर में थोड़ा सा हवन किया जा रहा है ताकि हम हमारे कुल देवता को मना सकें। ये सुनकर वो हैरानी से बोली, लेकिन ऐसी कौन सी परंपरा है जिसे तोड़ने से हमारे कुल देवता नाराज हो गए? तब शीतल बोली, असल में यहाँ आसपास के 3 गांव सुरखेदा, सनादा और अंबल के कुल देवता कुंवारे हैं। उनका सम्मान करने के लिए ही यहाँ के पुरुष शादी नहीं करते, बल्कि उनकी जगह उनकी बहन लड़की से शादी करने जाती है। इस दौरान दुल्हा अपनी माँ के साथ घर पर ही रहता है और शादी करने के बाद उसकी बहन दुल्हन को लेकर आती है। उसके बाद ही दुल्हा और दुल्हन दाम्पत्य जीवन जीते हैं। ये सुनकर वो बोली, हाँ, मेरे घर वालों ने बताया तो था कि मेरी शादी की सारी रस्में दुल्हे की बहन के साथ होंगी, लेकिन जब मैंने इन्हें वहां देखा तो मुझे उस समय यही लगा था कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ मजाक किया है। मुझे नहीं पता था कि वह लोग सीरियस हैं। शीतल बोली, चलिए, जो हो गया उस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब आगे क्या करना है वह सोचना है। आप चिंता मत कीजिए, हमारे कुल देवता शायद मोटा भाई की इस नादानी को माफ कर ही देंगे। ये सुनकर वो बोली, माफ करना दीदी, लेकिन हमें लगता है कि यह सब सिर्फ एक फालतू की रस्म है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भला यह कहाँ होता है कि अगर किसी गांव के कुल देवता कुंवारे हैं तो वहां के सभी आदमियों को शादी करने का कोई हक ही नहीं है। शीतल बोली, वो तो अपनी अपनी सोच है भाभी। अब आप ही सोचिए कि जो परंपरा सदियों से चली आ रही है और जिसे अभी तक हमारे गांव में सभी लोग निभा रहे हैं, वह क्यों निभा रहे हैं? उसका कोई ना कोई मतलब तो होगा ना कहीं तो इस परंपरा को तोड़ने के दुष्परिणाम लोगों ने देखे ही होंगे ना। तभी तो ये सब लोग इसका इतनी सख्ती से पालन कर रहे हैं। इस पर वो आगे कुछ ना कह सकी क्योंकि वह शीतल से बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था शीतल के पास बहुत सारे तर्क होंगे। लेकिन अभी क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई है तो ऐसे में उसे अपनी ननद से ज्यादा बहस करना सही नहीं लगा। इसलिए उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। खैर, वहीं दूसरी तरफ घर में जब हवन हो रहा था तब हवन की अग्नि बार बार शांत पड़ रही थी, जिसे देखकर घर के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि यह कोई सही लक्षण नहीं थे। यह देखकर पंडित ने सबको शांत करवाया और फिर हवन दोबारा से जारी रखा। लेकिन दोबारा से हवन की अग्नि शांत होने लगी। यह सिलसिला बार बार चलता रहा और किसी तरह से जैसे तैसे वो हवन पूरा हुआ। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, देखिए, हम झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से हवन में आज विघ्न पड़ा उससे तो यह साफ है कि शायद कुल देवता राजू की हरकत से खुश नहीं है। राजू को शायद इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, नहीं तो आगे कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब राजू चाचा ठहरे पढ़े लिखे, इसलिए वह बोले, देखिए, जो होगा वह हम देख लेंगे। आपका काम था हवन करना, वह आपने करवा दिया। अब अपनी दक्षिणा लीजिए और जाइए यहाँ से। ये सुनकर उस पंडित ने दादाजी की ओर देखा और कहा, मेरा काम था,
आपको समझाना बाकी आप जाने। कहकर वह पंडित तो चला गया, लेकिन अब घर के सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वही राजू चाचा के चेहरे पर तो कोई शिकन ही नहीं थी। उन्हें तो लग रहा था कि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला। घर पर सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें किसी न किसी अनहोनी की चिंता सताने लगी थी, और उनकी ये चिंता उसी शाम को पूरी भी हो गई, जब शाम को नई बहू के मायके से फोन आया। फोन उठाते ही सबको पता चला कि नई बहू रमा की मां सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी थी, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। वहीं रमा तो रोने ही लगी। उसे अपनी मां की चिंता सताने लगी। घर के सारे लोगों से रमा का यह दुख देखा नहीं गया, इसलिए सब लोग मिलकर रमा को लेकर उस अस्पताल में गए जहां पर उसकी मां का इलाज चल रहा था। अस्पताल में अपनी मां को इस तरह देखकर रमा फूट फूट कर रोने लगी। सब लोगों ने जैसे तैसे उसे संभाला और फिर थोड़ी देर बाद उसे घर ले आए। अब आप सोच रहे होंगे कि अस्पताल में रमा को एक दिन रहने क्यों नहीं दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ रमा की अभी अभी शादी हुई थी और नवविवाहिता के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आने का चांस काफी ज्यादा रहता है। इसीलिए घर के लोग ज्यादातर नई बहू को ऐसी जगह से दूर रखते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा रहती है, और अस्पताल व शमशान ऐसी ही कुछ जगह हैं। इसलिए रमा को जल्दी जल्दी अपनी मां को दिखाकर ले आया गया। वैसे तो वो लोग उसे जाने ही नहीं देते, लेकिन उस समय उन लोगों से रमा का दुख देखा नहीं गया, इसलिए वह लोग उसे मिलवाकर जल्दी जल्दी ले आए। यहाँ अब रमा को भी इस बात पर यकीन होने लगा था कि हो ना हो इस अनोखी रस्म वाली बात में जरूर सच्चाई है, तभी इस तरह की हरकतें हो रही हैं, वरना एक ही बार में इतने सारे इत्तेफाक होना यह कोई छोटी बात नहीं थी। खैर, परिवार के सभी लोगों के प्यार के कारण रमा का मूड थोड़ा हल्का हुआ। ऊपर से अब उसकी मां भी पहले से ठीक थी, इस वजह से उसे थोड़ी राहत थी। लेकिन अब वह कैसे भी करके इन सब से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए उसने शीतल से इस बारे में बात की। उसने कहा, दीदी, अब तो मुझे इस रस्म वाली बात पर भरोसा होने लगा है, लेकिन इन सब का खामियाजा मेरी मां क्यों भुगत रही हैं? शीतल बोली, अब वो भी हमारा परिवार है, और अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो मोटा भाई के की सजा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हम सभी को मिल सकती है। ये सुनकर रमा काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, फिर आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? किसी पंडित वंडित से बात करो ना। शीतल बोली, भाभी शांत हो जाओ, बापूजी किसी से इस बारे में बात कर रहे हैं, पता करते ही वो हमें भी बता देंगे, तब तक आप डरो मत, सब सही होगा। इस पर रमा थोड़ी शांत हुई। अगले दिन दादाजी दोपहर के समय घर पर आए और कहा, हमारे खानदान पर जो मुसीबत आन पड़ी है उसके लिए एक पहुंचे हुए पंडित जी ने एक उपाय बताया है। राजू और रमा को वह उपाय करना है। अगर उन दोनों ने वह उपाय कर लिया तो कुल देवता का प्रकोप हमारे ऊपर से शायद हट जाएगा और फिर से सब सही हो जाएगा। इस पर रमा तो मान गई, लेकिन राजू चाचा नहीं माने। वो अब भी अपनी बात पर अड़े रहे कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक की बात थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर के सभी लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वह बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। इस दौरान दादाजी बोले, जो हमने तेरी बात मानकर अपनी सदियों पुरानी परंपरा तोड़ दी, तो तू हमारी एक बात नहीं मान सकता। राजू चाचा बोले, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास में आपका साथ नहीं देने वाला। अब जब यहां प्यार से भी बात नहीं बनी तो दादाजी ने अपनी छड़ी भी आजमाई, लेकिन राजू चाचा तो अपनी बात पर ही अड़े रहे। थक हार कर सारे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। इसी दौरान शाम के समय जब राजू चाचा रमा चाची के साथ बातें कर रहे थे, तब रमा चाची बोली, आपको बाबूजी की बात मानने में हर्ज ही क्या है? अगर कोई छोटी सी बात मानने से परिवार वाले खुश होते हैं तो फिर उसमें हर्ज ही क्या है, कर लीजिए ना। और आप अकेले थोड़ी कर रहे हैं, मैं भी तो आपके साथ हूं। इस पर राजू चाचा बोले, देखो रमा, तुम अपने काम से काम रखो, बाकी क्या करना है और क्या नहीं वो मैं देख लूंगा। ये सुनकर रमा को काफी गुस्सा आया और उन्होंने भी उनसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन राजू चाचा को इससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा। खैर,
एक आध दिनों बाद रमा पगफेरों के लिए गई और फिर कुछ दिनों बाद राजू चाचा उन्हें लेने के लिए आए। एक आध दिन रुककर वो रमा चाची को लेकर घर की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान रास्ते में जोरों की बारिश होने लगी और फिर दोनों को एक घने पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। इस दौरान रमा बोली, आपकी वजह से मेरी माँ का क्या हाल हुआ देखा आपने? इस पर राजू चाचा हैरानी से बोले, मैंने तुम्हारी माँ को धक्का मारा था क्या, जो तुम ऐसे बोल रही हो? अरे अब वो बूढ़ी हैं, उनका पैर फिसल गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारी माँ ही लापरवाह है और कुछ नहीं। ये सुनकर रमा को और ज्यादा गुस्सा आया और वो बोली, मेरी माँ लापरवाह नहीं है समझे, बल्कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने तुम्हारे गांव की वह रस्म नहीं की। अरे क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर तुम वो रस्म कर लेते तो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बनना था। उसकी वजह से झेलना मेरी माँ को पड़ रहा है, खुद को झेलना पड़े तब तुम्हें पता लगे। एक बार यह बात जब तुम्हारे ऊपर आने लगी ना, तो तुम इस रस्म में भी मानने लग जाओगे और ज्यादा फालतू की बहसबाजी भी नहीं करोगे। ये सुनकर राजू अंकल को काफी गुस्सा आया और वो बारिश में भीगते हुए ही गांव की ओर बढ़ने लगे। वो रमा चाची से 10-12 कदम आगे बढ़े थे कि तभी रुकते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ यहां नहीं रह सकता, इसलिए चलना है तो अभी घर चलो, थोड़ा भीगेंगे ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इस पर रमा चाची कुछ ना बोली और ना ही वो चाचा के साथ गई। इससे राजू चाचा को काफी गुस्सा आया और वो भी पैर पटकते हुए वहां से जाने लगे। इस जगह से उनका गांव ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजू चाचा निश्चिंत थे कि रमा चाची अपने आप ही आ जाएंगी, इसलिए वह तेजी से वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब राजू चाचा भीगते हुए घर पहुंचे तो उन्हें अकेले देखकर घर के सभी लोगों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी कि आखिर रमा कहाँ रह गई। तब चाचा बोले, गांव के बाहर जो बड़ा सा पेड़ है, रमा उसके नीचे है, पता नहीं कब तक बारिश रुकती, इसलिए मैं घर आ गया। ये सुनकर घर के सभी लोगों ने राजू चाचा पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि आखिर नई नवेली बहू को तुम ऐसे कैसे अकेले छोड़ आए, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी। इस पर राजू चाचा कुछ ना बोले। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, बल्कि वह बहस नहीं करना चाहते थे। यह देखकर घर के सारे लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन इस समय यहां गुस्सा करने की जगह रमा को लाना जरूरी था। धर्मेश की दादी दादा और पिता छतरी लेकर सीधे गांव से बाहर की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक बड़े से घने पेड़ के नीचे रमा खड़ी थी। ये देखकर वो दौड़कर उसके पास आए और उसकी दादी बोली, माफ करना बहू, हमें नहीं पता था कि ये नालायक ऐसा कुछ करेगा, चलो घर चलो। ये सुनकर रमा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप उनके साथ जाने लगी। इस दौरान सारे ही लोग बातें किए जा रहे थे और राजू को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन रमा बिल्कुल शांत बनी हुई थी। खैर, वे सारे रमा को लेकर घर आए। घर आते ही रमा को उसके कमरे में बिठाकर सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। थोड़ी देर बाद राजू नहा धोकर कमरे में आया और रमा के ऊपर उसकी नजर पड़ी। उसे देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि बोलने से उसकी शान जो घटती, वो अब भी इसी अकड़ में था कि रमा ही आगे से उससे बात करे। लेकिन रमा तो बिना उसकी ओर देखे शांति से बैठी थी। राजू काफी देर तक यूं ही वहां रहा, लेकिन रमा ने उससे एक शब्द नहीं कहा। यह देखकर राजू अपने कमरे से बाहर की ओर जाने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान रमा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि राजू की कलाई भी दुखने लगी थी। वो हैरानी से उसकी पकड़ से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रमा तो उसकी कलाई छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान राजू ने एक और चीज नोटिस की, और वो ये कि इस दौरान रमा के चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे। इतनी ही देर में राजू की माँ वहां आई। उन्हें देखते ही रमा ने उसकी कलाई छोड़ दी। कलाई छूटते ही राजू रमा से दूर जाने लगा। इसी दौरान उसकी माँ बोली, रमा तुम थक गई होगी, चलो चलकर कुछ खा लो। और हाँ राजू, तुम्हें आज रात कुछ खाने को नहीं मिलने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर की इज्जत को ऐसे छोड़कर आने की। बोलकर वो रमा को लेकर वहां से चली गई।
वहीं राजू अब भी इस बात से हैरान था कि आखिर रमा के अंदर इतनी ताकत कैसे आई। खैर, रात को खाना खाने के बाद सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। इस दौरान मेरे दोस्त धर्मेश की माँ और दादी भी रमा से उसके मायके का हालचाल लेने लगी, लेकिन रमा कुछ बोल ही नहीं रही थी। सब लोगों को ये बात काफी अजीब लगी और उन्होंने रमा से पूछा कि आखिर क्या बात है, वो इतनी खामोश क्यों है। इस पर रमा कुछ देर तो खामोश रही और फिर उसके बाद बोली, वो अभी अभी मायके से आई हूं, ऊपर से आते ही मेरे पति का मेरे साथ काफी बुरा बर्ताव रहा, इस वजह से समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। इस पर उसकी सास बोली, देखो बेटा, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे मन पर क्या बीत रही है और हम सब चाहते हैं कि तुम लोग हंसी खुशी रहो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अभी इस पागल की समझ में आए तब ना, इसे तो बस ये खुद ही सही लगता है, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ। एक दिन जब यह मुंह के बल गिरेगा ना, तब इसे समझ आएगी। लेकिन तब तक तुम अपना मन छोटा मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी हो तो हमें बताना, हम तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। और रही बात तुम्हें कहीं लाने ले जाने की, तो उसके लिए भी हम हैं। तुम यह बात अपनी ननद शीतल से बोल सकती हो, अपनी जेठानी से बोल सकती हो, मुझसे बोल सकती हो। तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखने के लिए हम हैं, तुम फिक्र मत करो। इस पर रमा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपने कमरे में चली गई। सारे घर वाले रमा के मन के भावों को समझ सकते थे। आखिर हर लड़की की तरह रमा भी अपने मन में कितने अरमान लेकर इस घर में आई थी, लेकिन राजू की वजह से उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए थे। इसीलिए घर के लोगों ने राजू को दोबारा आड़े हाथ लिया और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तब उसकी मां बोली, अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता, हम तेरी शादी करवाते ही नहीं। कम से कम उस बेचारी का इतना मन तो खराब नहीं होता। अपनी शादी के लिए तो तू कूदे जा रहा था। शादी होने का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और अब तू अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। बहू को खुश रखना तेरे हाथ में है। याद रखना, बहू दुखी नहीं रहनी चाहिए और अगर तूने उसे ज्यादा परेशान किया तो तुझे घर से बेदखल कर देंगे। फिर सड़क पर दुनिया को ज्ञान देते रहना। अब जा और जाकर उसे मना। ये सुनकर राजू ज्यादा बहस न करते हुए कमरे में आ गया। वहां आकर उसने देखा कि रमा बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। इस दौरान अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अंकल उनके पास बैठे और बोले, देखो मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पर रमा कुछ न बोली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रमा ने राजू की गर्दन दबोच ली। रमा की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि राजू उनसे अपनी गर्दन छुड़ा ही नहीं पा रहा था। राजू ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बढ़ते समय के साथ रमा की पकड़ उनकी गर्दन पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। कुछ ही देर में राजू चाचा के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन इससे पहले कि ज्यादा देर होती मेरा दोस्त धर्मेश वहां आ गया। उसके आने की आवाज सुनकर रमा ने राजू की गर्दन छोड़ दी और राजू खांसता हुआ बिस्तर से नीचे जा गिरा। ये देखकर धर्मेश हैरानी से बोला, अरे चाचा जी, क्या हुआ आपको? लेकिन राजू तो उस समय बोलने की हालत में था ही नहीं। इसलिए रमा बोली, बस इन्हें थोड़ी सी खांसी हो गई थी। तुम बताओ बेटा, तुम यहां कैसे? इस पर धर्मेश भी इस बारे में भूलकर बोला, आज चाचा ने आपको बहुत परेशान किया ना, इसलिए आज रात मैं आपके साथ सोऊंगा। इस पर रमा मुस्कुरा दी और फिर धर्मेश रमा के पास जाने लगा, लेकिन तब तक राजू संभल चुका था। इसलिए उसने एक झटके से धर्मेश को अपनी ओर खींचा और फिर घबराते हुए कहा, तुम उसके पास मत जाओ, ये पागल हो चुकी है। इसने अभी मुझे मारने की कोशिश की और तुम्हें भी मारने की कोशिश कर सकती है। ये सुनकर रमा जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर घर के सारे लोग इकट्ठा हुए और फिर सबने पूछा कि आखिर क्या हुआ। तब रमा रोते हुए बोली, देखिए ना आप लोग, ये धर्मेश को बोल रहे हैं कि मैं उसे मारना चाहती हूँ। आप बताइए, अगर मुझे यही सब सुनाना था तो इन्होंने मुझसे शादी क्यों की? क्या इस दिन के लिए मुझे यहाँ पर ब्याह कर लाए थे? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है।
बोलकर वो और जोर जोर से रोने लगी। अब ये सुनकर सभी लोगों ने बिना राजू की बात सुने उन्हें ही सुनाना शुरू कर दिया। राजू ने कई बार बोलने की भी कोशिश की, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। सभी लोग राशन पानी लेकर उस पर चढ़ चुके थे। ये देखकर राजू चुप ही हो गया। जैसे तैसे मामला शांत करवाया गया और धर्मेश अपने माता पिता के पास जाकर सो गया। वहीं राजू रमा से इतना ज्यादा डर गया था कि उसके पास जाना तो छोड़ो, उसके साथ एक कमरे में भी नहीं रहा। उन्होंने अपने लिए आंगन में ही एक खाट बिछाई और वहां सो गया। पूरी रात उसे नींद तो नहीं आई, क्योंकि उसे बार बार यही डर लग रहा था कि कहीं रमा वहां ना आ जाए। जब भी वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे अपने एकदम पास रमा महसूस होती, जिस वजह से वह सो भी नहीं पा रहा था। खैर, उसने जैसे तैसे वो रात काटी और फिर अगले दिन ही सुबह सुबह सबसे कहा, देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है कि रमा को कोई मानसिक बीमारी है। ये सुनकर घर के सारे लोग भड़कने लगे, क्योंकि इतने दिनों में उन्हें रमा एकदम सामान्य लगी थी। तो राजू ऐसा कैसे कह सकता था? इस पर राजू ने बताया कि कैसे रमा ने उसकी कलाई और गर्दन कसकर पकड़ ली थे और कोई सामान्य औरत इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करेगी। इस पर उसके पिता बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भले ही कोई पागल ही क्यों ना हो, लेकिन पागलपन में भी किसी भी महिला के अंदर इतना बल नहीं आ सकता कि इस तरह से किसी को दबोचे जो छुड़वाने पर भी ना छोड़े। इस पर राजू ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि वह बिल्कुल सच कह रहा है और जल्द से जल्द रमा का इलाज करवाने के लिए कहा। लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि इस घर में जो भी अजीब सी चीज हो रही थी वह सब राजू की वजह से ही तो हो रही थी। खैर, अब यहां पर सब उल्टा हो रहा था। पहले घर के सारे लोग मिलकर राजू को समझा रहे थे और आज राजू सबको समझा रहा था। घर के किसी सदस्य को इस बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए राजू भी अब कुछ ना बोल सका। लेकिन इन सब के बाद राजू अब अपने कमरे में ना रहकर बाहर आंगन में ही रहने लगा। पहले तो घर के लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो आते जाते आस पड़ोस के लोग भी ये बात नोटिस करने लगे थे। इस वजह से उनमें बातें बनने लगी थी, जिसके कारण घर का माहौल दोबारा खराब होने लगा था। तब उनकी मां ने उन्हें समझाया, देखो बेटा, तुम दोनों पति पत्नी हो, ऐसे कब तक एक दूसरे से नाराज रहोगे? इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़कर वापस पहले की तरह एक साथ रहो। जो हुआ उसे भूल जाओ। ये सुनकर राजू बोला, देखिए, मैं तब तक उस कमरे में वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि रमा को किसी मानसिक डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता। इस पर उसके घर वालों ने उसे काफी समझाया, लेकिन राजू तो अपनी बात पर यूं ही अड़ा हुआ था। इसलिए थक हार कर रमा बोली, देखिए, मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं और आप सब भी यह बात जानते हैं, लेकिन मैं अपनी गृहस्थी बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अगर मेरा चेकअप हो रहा है तो आप भी अपना मानसिक चेकअप करवाइए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं तो पागल नहीं हूं, लेकिन आप जरूर पागल हो गए हैं। इस पर राजू को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन चूंकि रमा डॉक्टर के पास जाने के लिए मान गई थी, इसलिए वो भी मान गया। कुछ दिनों बाद एक मनोचिकित्सक के पास दोनों को ले जाया गया। वहां जाकर पता चला कि रमा बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी तरह की कोई मानसिक बीमारी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ने यह भी कहा कि राजू को जिस तरह से वहम हो रहे हैं, हो ना हो राजू को कोई मानसिक बीमारी है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसे दवाई वगैरह सब सही समय पर दी जाए तो वह ठीक हो सकता है। अब ये बोलकर डॉक्टर ने दवाई लिखकर उन्हें भेज दिया। वहीं राजू सबसे बोलने लगा कि वो पागल नहीं है और ना ही उसे कोई वहम हो रहा है। रमा ने सच में उसकी गर्दन दबोची थी। तब उसके पिता बोले, देख, हमने तेरी कौन सी बात नहीं मानी, जो तूने बोला वो किया। यहां तक कि वहम तुझे हो रहे हैं और डॉक्टर को दिखाने बहू को लेकर गए। जहां तेरी खुशी के लिए सब लोग तेरी बात मान रहे हैं, तो तू क्या हमारी बात नहीं मानेगा? यह दवाई तू समय पर खाएगा तभी जाकर तो ठीक होगा और तभी तेरे यह वहम बंद होंगे। देख, सगा बापू हूं तेरा, बुरा नहीं चाहूंगा, नहीं तो किसी दिन पागल खाने में जाएगा तू।
अब इसके आगे राजू कुछ ना कह सका और चुपचाप घर आ गया। घर आकर सब लोगों को जब ये बात पता चली तो सब लोग बहुत परेशान हुए। तब रमा बोली, देखिए, अब जो हो गया सो हो गया। ये बात घर की चार दीवारी में रहे तो अच्छा है, इसलिए मैं भी अपने मायके में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है तो रोने का कोई फायदा नहीं है। सब लोगों को रमा की बात सही लगी। वहीं रमा की समझदारी से सारे लोग काफी खुश भी हुए। वहीं राजू भी दोबारा से अपने कमरे में आ गया। वो वहां पर आकर रहने तो लगा था, लेकिन उसे काफी घबराहट होने लगी थी कि कहीं रमा दोबारा से उसकी गर्दन ना दबोच ले। सारे काम निपटाकर रमा जैसे ही कमरे में आई, तब वो राजू को देखते ही कुटिलता से मुस्कुराने लगी। उसे यूं देखकर राजू गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मत मारना रमा, मैं तुम्हारा पति हूं और अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम नाराज हो जाओ। इस पर रमा एक भयानक आवाज में बोली, फिक्र मत कर, तेरा समय अभी नहीं आया है। मैं तुम सभी को अपने साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद, ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। यह सुनकर राजू चाचा घबराकर कमरे से बाहर जाने ही वाले थे कि तभी उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गए। अगले दिन जब उन्हें होश आया तो वह अपने बिस्तर पर थे। पहले तो उन्हें कुछ याद नहीं आया कि रात में क्या हुआ। फिर उन्हें अगले ही पल रात में हुई सारी घटना याद आने लगी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह रमा नहीं है, बल्कि रमा के भेष में उसके शरीर के अंदर कुछ अलग ही चीज है, और वो जो कुछ भी है उसका मकसद राजू के पूरे परिवार को खत्म करना था। ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा घबरा गया और सीधा दौड़कर अपनी मां के पास गए और कहा, बा, मैं सोच रहा था कि आप लोग सही कह रहे हैं कि मैंने हमारे पारंपरिक रीति रिवाज तोड़कर सही नहीं किया, लेकिन अब मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूं। आप जो कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूं। इस पर उनकी मां काफी खुश हुई और उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। वे भी इससे काफी खुश हुए और पंडित को बुलाने के लिए सीधा घर से बाहर दौड़ गए। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि अचानक से राजू चाचा का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ जो वो इसके लिए मान गए। तो यहां राजू चाचा को समझ आ चुकी थी कि कुछ चीज हमारी सोच से काफी परे होती हैं, और रमा के शरीर के अंदर जो कुछ भी है वह उसकी सोच से काफी अलग है। पहले तो राजू को यही लगा कि शायद रमा नाटक कर रही हो, लेकिन किसी भी नाटक में किसी भी औरत के अंदर इतना ज्यादा शारीरिक बल आना नामुमकिन था। इसी वजह से उसे पता चल गया था कि उसके अंदर शायद किसी शक्तिशाली भटकते साए का वास है, और अगर उन्होंने घर पर इस बारे में बताया तो सबसे पहले उनकी ही पिटाई होगी और उनकी कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि सब लोगों की नज़रों में तो वह पागल है। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह बात अपने आप ही सबके सामने आ जाए। अब क्योंकि रमा के शरीर के अंदर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, तो वह पूजा हवन जैसी चीजों को टोलरेट नहीं कर पाएगी और सबके सामने आ जाएगी। यहाँ रमा के शरीर में जो साया था उसे इसका अंदाजा भी नहीं था कि राजू चाचा ने क्या कर दिया था। खैर, थोड़ी देर बाद उनके पिता एक पंडित और बहुत सी हवन सामग्री को लेकर घर के अंदर आए और फिर सबसे कहा, यहाँ पर लगभग 7 दिनों तक डेली एक हवन होगा और वह हवन रमा और राजू को करना होगा। 7 दिनों तक हवन पूरा करने के बाद दोनों के ऊपर से यह दोष हट जाएगा और हो सकता है कि हमारे कुल देवता इनके ऊपर से अपना प्रकोप हटा दें और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना लें। अब वहां पर हवन की तैयारियां होने लगी, जिसे देखकर रमा के अंदर मौजूद साए को काफी घुटन होने लगी थी। राजू चाचा इसी ताक में थे कि कब रमा का भांडा सबके सामने फूटे। रमा चाची गुस्से में सबको घूर रही थी, लेकिन सारे लोग उनकी ओर ध्यान दिए बिना ही हवन की तैयारियों में लगे हुए थे। कुछ देर बाद पंडित आ चुका था और सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। इसलिए पंडित ने राजू चाचा और रमा चाची को हवन में बैठने के लिए कहा। यहाँ पर राजू चाचा तो बैठ गए, लेकिन रमा चाची अब भी दूर खड़ी थी। इस दौरान उनके चेहरे पर डर और गुस्से के मिले जुले भाव थे। रमा को खड़ा देखकर सब लोगों ने उसे दोबारा से बैठने के लिए कहा, लेकिन वो फिर भी नहीं बैठी। ये देखकर शीतल उसके पास आई और बोली, भाभी क्या हुआ, बैठो ना। बोलकर शीतल रमा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी।
लेकिन ठीक इसी दौरान रमा ने तेजी से अपना हाथ झटका और शीतल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ से शीतल दूर जा गिरी। ये सब देखकर सारे लोग हैरानी से रमा को देखने लगे। ठीक इसी दौरान रमा गुस्से में भागती हुई राजू चाचा के पास आई और उनकी गर्दन दबाने लगी। इस दौरान वो अपनी भयानक आवाज में बोल रही थी, ये सब तूने किया है ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो राजू चाचा का गला दबाने लगी। लेकिन ठीक इसी दौरान उस पंडित ने कुछ मंत्रोच्चारण कर पवित्र गंगा जल रमा के ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल पड़ते ही रमा जोर से चीखी और फिर राजू चाचा से दूर हट गई। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ठीक इसी दौरान उस पंडित ने दोबारा से मंत्रोच्चारण कर गंगा जल रमा के ऊपर छिड़क दिया। अब पंडित बिना रुके लगातार मंत्रोच्चारण कर पवित्र गंगा जल रमा के ऊपर छिड़कने लगा था। इन सब से रमा फर्श पर गिर पड़ी और गिरकर तड़पने लगी। लगभग 10-15 मिनट बाद रमा बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद भी पंडित उसके ऊपर मंत्रोच्चारण करते हुए पवित्र गंगा जल का छिड़काव करता रहा। जब 2-3 बार भी रमा के बेहोश शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो पंडित ने मंत्रोच्चारण करना बंद किया और गंभीर स्वर में कहा, आपकी बहू के ऊपर एक भटकते दुष्ट साय ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब सब ठीक है, फिक्र की बात नहीं है। ये सिर्फ बेहोश है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अब ये सुनकर कोई कुछ बोलता उससे पहले ही राजू चाचा बोले, पता नहीं पंडित जी से क्या हुआ था, लेकिन ये जब से अपने मायके से आई थी तब से ही ऐसा बर्ताव कर रही थी। मैंने इस बारे में घर पर बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं, इसलिए मुझे ये हवन करने के लिए कहना पड़ा। ये सुनकर उनकी माँ बोली, लेकिन तू तो इन सब में नहीं मानता था ना, फिर अचानक से कैसे मानने लग गया? राजू चाचा बोले, अगर कोई नाजुक सी लड़की ऐसे ही आपको उठा उठा कर मारे तब तो किसी को भी गड़बड़ लगेगी। ये सुनकर वो पंडित बोला, देखो अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि तुम्हारे परिवार के ऊपर से हमारे कुल देवता ने अपना आशीर्वाद का हाथ हटा लिया है। ऐसे में कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ सकती है। ये सुनकर राजू चाचा बोले, देखिए पंडित जी, मैं इन सब में पहले बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन इन सब के बाद ना मानने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। अब जो गलती मुझसे हो चुकी है मैं वो गलती सुधारना चाहता हूं। आप इसके लिए कोई उपाय सुझाइए। तब वो पंडित बोला, फिलहाल तो 7 दिनों तक लगातार एक अनुष्ठान करवा लेते हैं। हो सकता है कि कुल देवता तुम्हें माफ कर दें, और अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो आगे कुछ सोचेंगे। इसके लिए सब लोग मान गए और फिर अगले दिन ही एक अनुष्ठान की योजना बनाई गई। क्योंकि उस दिन रमा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस अनुष्ठान में बैठ पाए। पंडित जी तो वहां से चले गए और फिर थोड़ी देर बाद जब रमा को होश आया तो उसे इतने दिनों तक यहाँ क्या हुआ था कुछ याद नहीं था। ये सब तो होना ही था क्योंकि इतने दिनों से उसके शरीर में किसी शैतानी साय का जो वास था। खैर, अगले दिन रमा और राजू चाचा को केंद्र में रखकर अनुष्ठान किया गया, जो कि लगभग 4-5 घंटों तक चलता रहा, और उसके बाद पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव कर पंडित जी वहां से चले गए। अगले दिन भी इसी तरह से अनुष्ठान किया गया और बाकी के 5 दिन भी इसी तरह से अनुष्ठान किया गया। 7वें दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर परिवार के सभी लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया, और इसी के साथ ही ये सब यही पूरा हुआ। ये क्रिया करने के बाद परिवार वाले एकदम निश्चिंत थे कि अब शायद वे लोग सुरक्षित हैं। लेकिन उनकी ये गलत फहमी तब दूर हो गई जब राजू चाचा के पिता को खेत में काम करते समय एक जहरीले सांप ने काट लिया। समय रहते उनका इलाज हो गया, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था कि इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। ये बस पैसों की बर्बादी ही थी, और अब इससे पहले कोई और अनहोनी हो, सब लोग इसका स्थायी समाधान चाहते थे। इसीलिए वो लोग दोबारा पंडित जी के पास गए। काफी गहन चिंतन के बाद वो बोले, देखिए, सारे फसाद की जड़ ये शादी है। अब इन सब से बचने का एक ही उपाय है, और वो ये कि आप लोगों को ये शादी तोड़नी पड़ेगी, और फिर उसके बाद दोबारा से ये शादी आपकी बेटी के साथ करवानी पड़ेगी। उसके बाद ही ये दोष हटेगा। राजू इस बात को मानना तो नहीं चाहता था,
लेकिन इसके अलावा शायद उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो इसके लिए मान गया। कुछ ही दिनों में राजू चाचा और रमा चाची का तलाक करवा दिया गया और फिर गांव के रीति रिवाज के अनुसार शीतल रमा को दोबारा ब्याह कर ले आई और इसके बाद इस परिवार के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। धर्मेश की बताई ये बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि इस दुनिया में कैसे कैसे रीति रिवाज हैं जिन्हें लोग आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन इन सब से ये बात भी साबित होती है कि हर घर के अपने जो भी देवता होते हैं वो हमारे परिवार की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ नियमों को मानें। हालांकि ये आज के मॉडर्न ज़माने में काफ़ी लोगों को झिझक महसूस कराने वाला लगता है कि वो किस प्रकार की परंपरा को निभा रहे हैं, लेकिन देखिए, हमारे पूर्वजों ने अगर कुछ चीज़ें बनाई थी तो शायद कुछ सोच के ही बनाई होगी, शायद उनका कुछ न कुछ मतलब निकलता होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हर रस्म ही ज़रूरी होती है। हर समाज में अगर अच्छाई है तो उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं और कुछ रस्में ऐसी भी हैं जो बुराई का प्रतीक होती है और जिनको हमें ख़त्म करना ज़रूरी भी है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से अगर हमारा परिवार सुरक्षित रहता है, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहते हैं, तो फिर उनको निभाने में हर्ज कैसा, और जिनसे हमें कोई परेशानी ना हो और हम केवल नया दिखावा करने के चक्कर में उन चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे तो फिर नुकसान होना तो तय है ही। अच्छा, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको इस स्टोरी में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और किस जगह पर आपको डर का एहसास हुआ। आपका नाम कमेंट में ज़रूर लिख देना ताकि मैं अगली स्टोरी में ये ले सकूं। और पिछली कुछ स्टोरीज पर जिन लोगों ने अपने नाम हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट किए हैं और अपने बढ़िया कमेंट लिखे हैं, वो है रचना शर्मा दिल्ली, शुभेंदु सिन्हा अमित अहलावत रोहतक, राजकुमार बिष्ट नेपाल, संजय चौधरी, सोनी सिद्धू मोगा, ऋतु कानपुर, पवन डिडवानिया जयपुर, समीर निषाद, रिजवान सिद्दई की बलरामपुर, प्रफुल्ल भगत जालंधर, देव अमेरिका। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने। चलिए, आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्द एक और बहुत ही कमाल की स्टोरी के साथ में।